हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो में हम एक चैप्टर है साइंस का, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, या फिर सीधे से बोले तो धातु और अधातु। हम इस वीडियो का मतलब इस चैप्टर का लगभग 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कितने? लगभग 50 क्वेश्चंस करेंगे। वो 50 क्वेश्चन हालांकि है तो बहुत ही ईजी से लेके कुछ मॉडरेट भी है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड मिल सकता है जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है। परंतु जो 50 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान तब देना है जब मैं इन वीडियोज़ का एक्सप्लेनेशन करूँगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ से फैक्ट इंक्लूड करूँगा मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे CGPSC प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए, या फिर किसी भी स्टेट का PCS होने वाला है, चाहे आप SSC रेलवे या कोई सा भी एग्जाम देते हैं उसके लिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनता है कि एक क्वेश्चन आए, ठीक है। तो चलिए, तो ये एक तरह से आपका क्वीज भी है, ये इस क्वीज को आपको खेलना है, ठीक है ना। जितने भी 4 ऑप्शन होंगे पहले वीडियो को पॉज करना है, इसके बाद उसका आंसर देना है और लास्ट में कमेंट में हमको टोटल बताना है। या तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उसका कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। और लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा टेस्ट, लास्ट में आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 50, ठीक है, आपको कितना नंबर यहाँ पे मिला हमको वो बताना है, ठीक है। 50 नहीं, आई थिंक 46 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। टोटल 46 क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में मैं कुछ अलग से भी एक्स्ट्रा फैक्ट का भी इंक्लूड करूंगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो उन सबको हम इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, वह धातु कौन सा है? कॉपर, सिल्वर, पारा या फिर सोना, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है? आपको शायद पता भी होगा, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अमलगम क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है जिसमें जो पारा होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। अमलगम के अंदर पारा वो परमानेंट रहता है। पारा के साथ साथ कोई भी अगर अन्य धातु है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पारा के साथ अन्य धातु, ठीक है, उन सबका जो मिश्रण होगा हम उसको हमेशा अमलगम कहते हैं, जिसमें पारा होना ही होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जो दांत का जब कैविटी होता है दांत में, तो उसमें जो फिलिंग किया जाता है, फिर कैविटी को फिल किया जाता है, उसको जब भरा जाता है तो उसमें अमलगम का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें एक पारा तो फिक्स रहता है, पारे के साथ साथ उसमें सिल्वर के साथ साथ मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है ना। जैसे सिल्वर का होता है Ag, ठीक है, इसके साथ साथ टीन Sn और कॉपर, इन सब का जो मिक्सचर से जो अमलगम तैयार किया जाता है उसका ही यूज़ किया जाता है दांतों के फिलिंग करने में, ठीक है। तो ये जो अमलगम है, इस अमलगम को इंग्लिश में एक्चुअली इंग्लिश में भी अमलगम ही इसको कहते हैं, हिंदी में और इसको संलय भी कहा जाता है, संलय, या फिर एक और याद रख सकते हैं संरस, ठीक है। ये सब अमलगम के बारे में आपको जानना था, ठीक है ना, इतना याद रखना है। एक चीज़ याद रखिएगा और कि जो पारा है लोहे के अलावा सभी धातुओं से क्रिया कर लेता है। मतलब ये पारा जो है लोहा को अगर छोड़ दे, लोहा मतलब आयरन Fe, ठीक है, इसके साथ मिलके, आयरन के साथ मिलके ये अमलगम नहीं बनाता, बाकी सभी के साथ मिलके ये अमलगम पारा बना लेता है, ठीक है। इसीलिए जो पारा होता है ना, इस पारे को इस आयरन के कंटेनर में ही रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये आयरन का कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर ही यहाँ पे पारा को रखा जाता है, क्योंकि इस पारे के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको पहले ये क्वेश्चन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ठीक है। कौन सा इसमें पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करेगा, हमको ये बताना, ठीक है। तो तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम, ये कौन सा है इसका आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो गोल्ड के साथ, सोने के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। सोना का जो केमिकल फॉर्मूला होता है AU, ऑरम होता है, ठीक है, AU, ठीक है। तो ऑक्सीजन सोने के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑक्सीजन जो सोना होता है, सोना यहाँ पे ये चांदी हो गया, ये हो गया पारा, ये कॉपर, ये सब बहुत ही लेस रिएक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो सोना होता है गोल्ड, वो तो सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, इसलिए जो गोल्ड होता है किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। जैसे सिल्वर भी बहुत कम रिएक्ट करता है, इसलिए जो सोना और चांदी होता है इनका यूज़ ना ऑर्नामेंट या फिर ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यही कारण है, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका गोल्ड जो है और सिल्वर दोनों आप ले सकते हो। गोल्ड और सिल्वर दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं इनको हम नोबल मेटल कहते हैं, ठीक है, या इनर्ट मेटल कह लीजिए, या फिर इसी को कह लीजिए अक्रिय धातु, अक्रिय धातु। समझ में आया ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और जो यहाँ पे जो सिल्वर होता है ना, ये चांदी जो होता है, ये विद्युत और उष्मा, विद्युत का भी और उष्मा, इन दोनों का सर्वोत्तम चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, ठीक है ना। चलिए, इतना आपको पता भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न कौन सा विद्युत सर्वोत्तम सुचालक है। ये देखिए, क्वेश्चन भी हमको यहाँ पे मिल गया कि कौन सा ऐसा तत्व है या कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो जैसे कि अभी मैं बताया कि क्या, कि सिल्वर, जो सिल्वर होता है या फिर इसी को कह लीजिए चांदी, ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, ठीक है ना। और चांदी जो है विद्युत के सर्वोत्तम के साथ साथ उष्मा, ठीक है, या फिर इसको कह लीजिए हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Ag होता है, अर्जेंटिनम, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हाँ एक चीज और देख लेते हैं, अगर कंडक्टिविटी का सीरीज देखना है आपको, ठीक है, चालकता का, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ चालकता,
ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मैंने क्या बताया कि जो चांदी होता है वो सबसे ज़्यादा चालक होता है, ठीक है। चांदी के बाद अगर देखेंगे तो तांबा, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद एल्यूमिनियम। ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका मतलब चालकता के हिसाब से उसको अरेंज करिए। तो सबसे ज़्यादा सिल्वर, फिर कॉपर, कॉपर के बाद सोना, सोना के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, ठीक है। अयस्क को इंग्लिश में हम ओर भी कहते हैं, ठीक है। ओर्स लिख देता हूँ प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे, ओर, ठीक है। और एक ऐसा बोल सकते हैं मिश्रण होता है, ऐसे तत्वों का मिश्रण होता है जहां से कोई एक पर्टिकुलर तरह का जो इंपॉर्टेंट या फिर जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, इकोनॉमिकली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई तत्व होता है उसको वहां से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम उसको ओर्स कहते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट को इनमें से किससे निकाला जाता है, या फिर बॉक्साइट का कौन सा मतलब बॉक्साइट जो है इनमें से किसका ओर है, किसका अयस्क है, लोहा का, कैल्शियम का, सोडियम का कि एल्यूमिनियम का, ठीक है। आंसर शायद आपको पता भी होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है एल। तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल मतलब अयस्क होता है बॉक्साइट, सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण या फिर वहां से जहां से निकाला जाता है बॉक्साइट से निकाला जाता है, ठीक है, बॉक्साइट से। अगर बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला आपको जानना है तो ऐसा कुछ होता है, Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O, ये है बॉक्साइट का फॉर्मूला। अगर इसमें से H2O को ए वाले पार्ट को हटा दिया जाए तो होता है कोरंडम, कोरंडम, ठीक है ना। इस कोरंडम का फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे और भी कुछ बहुत सारे अयस्क दिया हुआ है जहाँ से उनको तत्वों को या फिर धातुओं को निकाला जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का हमने क्या बताया, बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला ये Al2O3 और H2O भी, पानी भी यहाँ पे साथ में रहता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। क्रोमियम का जो होता है ये FeCr2O4 होता है जिसको हम क्रोमाइट कहते हैं, ठीक है, क्रोमाइट। ये सब आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक कर रहा हूँ जिसको आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, मैं कई बार सबको फेस किया हूँ, ठीक है। क्रोमियम का जो कहाँ से मिलता है, क्रोमाइट, FeCr2O4। इस तरह कॉपर के भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एक होता है चैल्कोसाइट, ठीक है। फिर आप याद रखिए मेलेकाइट, ये सब याद फॉर्मूला भी याद रखना। एक होता है चैल्कोपायराइट, ठीक है, या फिर इसको कॉपर पायराइट भी कह सकते हैं, CuFeS2, ठीक है, CuFeS2, इसको हम कॉपर पायराइट या फिर चैल्कोपायराइट भी कहते हैं, ठीक है। और मेलेकाइट भी एग्जाम में पूछा गया कि मेलेकाइट किसका अयस्क होता है, आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आपको कम से कम ये अयस्क का नाम, फॉर्मूला जो इजी है उसको तो आपको याद करना ही है, बट अयस्क का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको डायरेक्ट पूछा कि मेलेकाइट जो है किसका अयस्क होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आयरन के अंदर चला जाए, आयरन लोहा, ठीक है, तो आयरन के भी कुछ अयस्क होते हैं जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, ठीक है, यहाँ पे लिखा, अगर क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Fe2O3, ये होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है ये इस तरह का लोहा, भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट तरह का लोहा भी पाया जाता है, वहाँ से ऊपर से छत्तीसगढ़ के अंदर भी हेमेटाइट ही सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद एक मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट में Fe2O3 और मैग्नेटाइट के अंदर Fe3O4 हो जाता है, ठीक है। इसमें आयरन और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना। अगर बोलेगा लेड, लेड यानी इसको बोलते हैं हिंदी में सीसा, ठीक है, सीसा का अयस्क क्या होता है तो उसको बोलते हैं गैलेना, ठीक है। इसको लेड सल्फाइड PbS जो है इसको गैलेना कहते हैं, ठीक है, गैलेना से सीसा का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का निष्कर्षण सीनाबार से किया जाता है, सीनाबार का फॉर्मूला होता है HgS, ठीक है, सीनाबार का फॉर्मूला HgS, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। टीन का अगर देखेंगे तो टीन का कैसिटेराइट से किया जाता है निष्कर्षण, इसका फॉर्मूला याद रखना है SnO2, SnO2 कहते हैं कैसिटेराइट, ठीक है। टाइटेनियम का रुटाइल याद रख सकते हैं, और जिंक का आपको याद रखना है क्या, स्फेलेराइट कहलाता है, ZnS, ठीक है, ZnS। इससे जिंक सल्फाइड याद रखिए, जिंक सल्फाइड से ही जिंक का निष्कर्षण किया जाता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और कैल्शियम की अगर बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है वहाँ से निकाला जाता है। सोडियम, सोडियम तो एक रॉक सॉल्ट की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे आपको पता होगा NaCl, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या करेंगे। अगर देखिए, अगर यहाँ लोहा हमने देखा कि लोहा कई तरह से होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो अगर लोहे में अगर पूछे, लोहा 3-4 तरह का होता है, ठीक है, जैसे सुना होगा आपने ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ठीक, ऐसे होता है। तो सबसे जो निम्न कोटि का सबसे खराब जो लोहा होता है ना वो होता है ढलवा लोहा। कुछ कुछ जो मुझे याद है फैक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा को कास्ट आयरन कहते हैं, कास्ट आयरन, ठीक है ना। चलिए हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है। देखिए जैसे हम जब वो पीरियोडिक टेबल देखेंगे, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक मिलेंगे धातु, ठीक है, मेटल्स, और दूसरा अधातु, नॉन मेटल्स, और जो तीसरा होगा वो तीसरा होगा उप धातु, ठीक है। इसको कहते हैं मेटेलॉइड, कहते हैं मेटेलॉइड्स, ठीक है, उप धातु। 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, धातु, अधातु और उप धातु। तो जो उप धातु होता है ये धातु और अधातु दोनों का गुण को दिखाता है, ये उप धातु, धातु और अधातु दोनों तरह के गुणों को प्रदर्शित करता है, उसको हम उप धातु कहते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको पहचानना है कि कौन सा उप धातु, आयरन नहीं, आयरन तो धातु होता है, ठीक है, कॉपर भी धातु है, निकल भी धातु, और जो एंटीमनी, ठीक है, एसबी जो है ये एंटीमनी का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये हमारा एक उप धातु हुआ। अगर और भी उप धातुओं का अगर एग्जांपल देखना है तो आप याद रख सकते हैं, जैसे कि बोरॉन, ठीक है, बोरॉन एक उप धातु, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। इस तरह सिलिकॉन, सिलिकॉन का 14 होता है। जर्मेनियम, आर्सेनिक,
एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब के सब क्या है उप धातु होते हैं, ठीक है ना, उप धातु कहलाते हैं ये सब के सब, ठीक है। अगर धातु के अंदर बात करें तो ये धातु तो आप देख ही लिए कि धातु क्या होता है, ये आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, ठीक है। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि शुद्ध सोना किससे में व्यक्त किया जाता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट और 12 कैरेट। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा, ठीक है, लड़कियों को तो खास करके पता होगा कि 20-22 कैरेट क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट का। जो शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड जो होता है, वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो जिससे अगर जो ज्वेलरी बनाया जाता है ना, वो प्योर गोल्ड नहीं होता, ठीक है, जो ज्वेलरी में प्योर गोल्ड नहीं हो, क्योंकि ये जो प्योर गोल्ड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको आसानी से मसल के तोड़ा जा सकता है, इसीलिए उसमें कुछ और भी मेटल को मिलाया जाता है ताकि और उसको स्ट्रेंथ मिले और वो मजबूत हो। जैसे इसके साथ जो गोल्ड होता है उसके साथ कई बार से सिल्वर मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं, इन सबको मिला दिया जाता है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का होता है, और जनरली जो खरीदा जाता है वो, जैसे जो ज्वेलरी जो होता है, जो आभूषण होते हैं, वो 22 कैरेट के होते हैं, ठीक है, 22 कैरेट के होते हैं आभूषण, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसमें कई बार से जिंक भी मिलाया जाता है, तो सिल्वर, कॉपर और ये जिंक, इन तीनों का यूज़ किया जाता है सोने के साथ मिक्स करने के लिए, उसके साथ मिश्र धातु तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जो सोना का ज्वेलरी पहनते हैं वो मिश्र धातु होता है, ना कि वो प्योर धातु होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पित्तल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है कि उपधातु है। तो आपको पता ही होगा कि पित्तल क्या है, एक तरह का मिश्र धातु है, क्योंकि पित्तल कोई ये तत्व नहीं है, ठीक है, पित्तल कोई तत्व नहीं है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा तत्वों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको मिश्र धातु कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एलॉय, ठीक है। और मिश्र धातु बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं एलॉइंग, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सा धातु मिश्र धातु या फिर किससे बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए जैसे अगर पीतल के बारे में जाना जाए तो पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक, ये दोनों से मिलकर बना होता है, तो इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं पीताजी, ठीक है ना। तो पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। उम्मीद आपको इतना समझ में आ रहा था। कुछ और भी अगर इसका देखा जाए तो चलिए मैं बताता हूँ कुछ और, जैसे ब्रास, ठीक है, ब्रास को कहते हैं, ब्रास ही एक्चुअली में पीतल है, ठीक है ना। इंग्लिश में ब्रास कहते हैं पित्तल को, ठीक है ना। पित्तल क्या है, ब्रास। तो इसमें कॉपर 60%, 60 से 80 रहता है, और जिंक कितना रहता है, 40 से 20%। ये आपको कंपोजिशन को याद रखना है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। एटलीस्ट अगर पूरे का परसेंटेज आप याद नहीं रख सकते तो ये याद रखिए कि किसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो पीतल में कॉपर और जिंक मिलाया जाता है। एक होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को हिंदी में कहते हैं कांसा, ठीक है। जैसे कांस्य से पदक वगैरह मिलता है ना, तो ब्रॉन्ज मेटल कहते हैं, ब्रॉन्ज मेटल, ठीक है। तो वही है, तो ब्रास या पीतल में कॉपर और जिंक हो जाता है, इसलिए मैं इसको पिताजी से याद करवाया। उसी तरह जो ब्रॉन्ज कांसा होता है, उस कांसा में कॉपर मतलब तांबा और टीन, ये दोनों रहता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ब्रास कांसा में क्या क्या, कॉपर और टीन, ये दोनों का मिश्रण है। इसको कांटी से याद रख सकते हैं, कांसा में कॉपर में आ जाएगा और टी से टीन, तो कांटी से याद रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर में देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर लिखा है, बट इसमें सिल्वर नहीं आता है। पिछले बार के सीजीपीएससी में 1 या 2 साल पहले पूछा था कि निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, और जर्मन सिल्वर भी दिया था। तो जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता, ठीक है। जर्मन सिल्वर जो है इसका मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और निकिल, इन तीनों का मिश्रण होता है, आपको इसको भी याद रखना है। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, ठीक है। इसका एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में, एयरक्राफ्ट का फ्रेम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम का, ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है ना। और देखिए रोल्ड गोल्ड होता है, जो नकली, जो सोना का तो होता नहीं ज्वेलरी, बस सोने की तरह उसको पहना जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो कॉपर और निकल का बना होता है, याद रखना है। रोल्ड गोल्ड में कॉपर और निकल, ठीक है ना। इसके लिए जो सस्ता ऑर्नामेंट जो होता है, जो सस्ता वाला जो ज्वेलरी सोने की तरह दिखता है, वो बनाया जाता है, जिसको रोल्ड गोल्ड कहते हैं। इसमें कॉपर और निकल पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मोनल मेटल है, आप देख सकते हैं। बेल मेटल भी एग्जाम में पूछा गया है, कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। घंटी वगैरह जो बनाया जाता है उसको बेल मेटल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद गन मेटल, ठीक है। गन मेटल का इसका इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मशीन वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे दूसरे चीज़ों को काट के मेटल को काटा वाटा जाता है, वो सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। गन मेटल में गन वगैरह जो होता है, हथियार वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर गन मेटल को बनाया जाता है। सोल्डर तो आप जानते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में यूज़ किया जाता है, 2 तारों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर 2 धातु के जो अगर प्लेट हैं उनको जोड़ने में भी सोल्डर का यूज़ करते हैं। तो जो शोल्डर होता है वो टीन और सीसा, इन दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। टीन मतलब SN और सीसा मतलब PB, इन दोनों से मिलकर सोल्डर बना होता है। इसके बाद ड्यूरालियम का याद रख सकते हैं ये सब। इसके बाद स्टील एक याद रख लिए, स्टील जो है आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है स्टील, लेकिन एक हो जाता है स्टेनलेस स्टील, जिसमें दाग धब्बा या स्क्रैच वगैरह नहीं लगता है। तो ये सेम है, ठीक है, आयरन और इसमें 3 चीज़। तो स्टील क्या था, आयरन और कार्बन के साथ मिश्रण। इसका बर्तन वगैरह बनाने में, स्क्रू वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, ब्रिज वगैरह बनाने में स्टील का यूज़ कर दिए। वैसे स्टेनलेस स्टील जो होता है जिसमें आयरन, क्रोमियम और निकल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो चाकू वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर जो ब्लेड वगैरह बनाते हैं, शेविंग ब्लेड, उस सब में ये स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है। इसमें कोई स्क्रैच नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें आयरन, क्रोमियम और निकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको इतना समझ में आओगे स्टेनलेस स्टील। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर और भी अगर देखना है तो आप और भी मिश्र धातु का नाम देते हैं। एक होता है एल्निको, ठीक है। इस एल्निको में देखेंगे तो कौन कौन सा, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट
और थोड़ा बड़ा अमाउंट में कार्बन भी पाया जाता है, ठीक है। एल्निको, ये जो एल्निको होता है एग्जाम में बहुत ही कई बार पूछा गया, इसका यूज स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो एल्निको होता है बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा एक मजबूत चुंबक यहाँ से हाई पावर का एक मैग्नेट बनाया जाता है, स्थायी चुंबक, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। एक और याद रख लीजिएगा, रखना है तो इनवार कहते हैं इसको, इनवार, ठीक है। इनवार जैसे इसमें हो गया आयरन और निकल पाया जाता है, आयरन और निकल, इसको इनवार कहते हैं। जैसे जो घड़ी होता है ना, घड़ी का जो पेंडुलम या फिर जो कलाई वाली घड़ी होती है या फिर जो मीटर स्केल वगैरह बनाया जाता है वो सब इनवार का बनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में सब पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, ये वाला टेबल आपको याद रखना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे कौन से इसमें तत्व हैं जिनको हम चाकू, नाइफ के थ्रू काटा जा सकता है। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन, किसको काटा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कैल्शियम, कॉपर और आयरन, ये तीनों जो है एकदम धातु होते हैं, ठीक है, ये तीनों मेटल्स हैं। ऊपर से देखा जाता है चौथा भी मेटल ही है, बट ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है, ये मजबूत होते हैं, ठीक है। तो जो अगर पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है इधर, ठीक है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर जो क्षारीय मृदा धातु पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, जिसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो इसमें पाए जाने वाले जो टॉप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो लिथियम हो गया, लिथियम के बाद पोटेशियम, सोडियम, ये तीनों सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसको आसानी से चाकू के माध्यम से काटा जा सकता है, ठीक है ना, कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। याद रखना आपको कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं, धातु हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इन तीनों को काटा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, ठीक है। देखिए यौगिक मतलब ये कंपाउंड कह लीजिए, ठीक है। यौगिक दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है आयनिक यौगिक, ठीक है, आयनिक। दूसरा होता है सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, ठीक है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट, ठीक है। तो आयनिक यौगिक जब होगा तो आयन से मिलकर बना होगा, ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो आयन होगा उससे मिलकर बना होगा, लेकिन जो सहसंयोजिक होगा ये आयन से मिलकर नहीं बना होगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डोनेट करने से, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से, शेयरिंग से, ठीक है, यहाँ डोनेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू जो बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और जो आयन के माध्यम से बनते हैं उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो जैसे CH4 क्या है, एक कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर आता है, ठीक है, ये सहसंयोजक है, तो ये नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी आयन नहीं पाए जाते। और अमोनिया जो ये अमोनिया है, ठीक है ना, अमोनिया, तो अमोनिया में भी क्या बोलते हैं, आयन नहीं पाए जाते। तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसमें आयन पाया जाता है। जैसे ये कैल्शियम और क्लोरीन, ये दोनों के दोनों आयन होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम का अगर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम के जो बाय कक्ष में या फिर वैलेंसी बोलो +2 होता है, और जो क्लोरीन होता है इसका -1 होता है। तो ये अपना ये आयन को एक्सचेंज करते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं। ये वाला 2 यहाँ लिख देते हैं और ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरह से आयन जो है एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मतलब ये कैल्शियम जो है इसका अगर आयनिक रूप में देखेंगे तो 2+ होता है और क्लोरीन का -1 होता है। तो ये आयन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। बाकी ये तीनों जो है सहसंयोजी यौगिक हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अगर और देखना है तो जैसे अगर आयनिक यौगिक का अगर नाम देखें तो सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है खाने का, ठीक है, वो भी एक आयनिक यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या है, आयनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन सा अधातु है, ठीक है ना, अधातु। इससे पहले क्या था, आयनिक यौगिक देखे थे, इससे पहले एक और उपधातु भी हम कहीं पे देखे थे। अब अधातु, ठीक है, तो हमने बताया था कि जो तत्व उनको 3 पार्ट में बांटा गया था, मेटल, नॉन मेटल और एक मेटलॉइड, ठीक है, 3 तरह से बांटे थे, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ पे अधातु पूछा कि कौन कौन सा अधातु है। तो जो आयरन है, लोहा, ये तो धातु है, तो ये तो अधातु है नहीं। कार्बन क्या है, एक अधातु है। बाकी एल्यूमिनियम और ये सोना, गोल्ड, ये सब के सब क्या है, धातु है। तो कार्बन क्या हो गया हमारा, अधातु। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो धातु और अधातु में कुछ हमने डिफरेंस बना के रखा हूँ। जैसे जो धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स हो गए, ये नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं धातु, उनमें उनकी जो सतह होती है वो चमकदार होता है, ठीक है, लेकिन अधातुओं की जो सतह है वो चमकीली नहीं होती, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर एक्सेप्शन की ओर देखेंगे अपवाद की तरह, तो जो आयोडीन होता है, आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसकी सतह चमकीली होती है, लेकिन बाकी सारे धातुओं की सतह चमकीली होती है, लेकिन इसमें केवल अधातुओं में जाओगे तो अपवाद के रूप में आपको आयोडीन याद रखना है कि आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसकी सतह चमकीली होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए कठोरता, जो धातु होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे कार्बन का मतलब, जैसे कार्बन की अगर बात करें तो कोयला, ठीक है, कोयला को क्या आसानी से तोड़ फोड़ के उसको टुकड़ा पीसेस में पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो धातु होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन जब थोड़ा देर पहले हमने देखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे धातु जिनको तो हम चाकू के माध्यम से काटते रहे, तो ये अपवाद है, ठीक है ना। इसी तरह हमने इधर क्या देखा कि जो अधातुएं होते हैं वो अधिकतर कठोर नहीं होते, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। जैसे हीरा भी कार्बन का ही बना हुआ है, ठीक है, हीरा कार्बन का ही बना हुआ है, लेकिन ये विश्व का सर्वोत्तम
कठोरतम धातु नहीं, कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरा। विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है, जो कि एक अधातु कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये सब आपको एक्सेप्शन याद रखना है। इसके बाद है रूप। तो जो धातुओं होते हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो अधातुएं होते हैं ये ठोस या गैसीय अवस्था दोनों या फिर द्रव अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखिए, मैंने क्या बताया कि जो धातु होते हैं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी क्या है? यह एक धातु है। ठीक है, ये क्या है? एक धातु है, परंतु ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर ये द्रव के रूप में पाया जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये रूम टेम्परेचर पे द्रव लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा धातु है, ठीक है, जो गैलियम भी होता है, बट थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के आसपास से थोड़ा जैसे ही बढ़ता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो भी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। गैलियम को भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसी तरह जो अधातु होते हैं ठोस या गैस होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था या द्रव रूप में, लिक्विड रूप में पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको ना? ठीक है, अब अगला आता है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता को कहते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी। ठीक, आघातवर्धनीयता मतलब आघातवर्धनीयता एक ऐसा गुण होता है जिसमें किसी धातु को पीट के ना शीट के रूप में, चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ऐसे चादर के रूप में पीट के उसको बना देना, ये क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, सोना हो गया, चांदी, उसको पीट के चादर के रूप में फैला के उसको कुछ बनाया जा सकता है, तो ये आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो जो धातु होते हैं वो आघातवर्धनीय होते हैं, मैलिएबल होते हैं। ठीक है, जिसको पीट के चादर के रूप में बनाया जा सकता है। परंतु जो अधातु होते हैं वो आघातवर्धनीय नहीं होंगे, क्योंकि इनको पीटने से चादर नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे, पाउडर के रूप में बन जाएंगे। एक होता है तन्यता। तन्यता को कहते हैं डक्टिलिटी मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें किसी धातु को खींच के तार के रूप में बनाया जा सकता है। ऐसे कैसे? तार के रूप में ऐसे बनाया ढाला जा सकता है, उसको हम डक्टिलिटी या तन्यता कहते हैं। तो केवल धातुओं को ही ऐसे पीट के हम तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक है ना, अधातुओं को नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, जो गोल्ड होता है ना, सोना, ठीक है, गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड जो होगा उसको खींच के 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो तार के रूप में खींचना डक्टिलिटी या तन्यता, या शीट के रूप में बदलना उसको आघातवर्धनीयता या मैलिएबिलिटी कहलाता है। इसके बाद विद्युत और ऊष्मा के चालक। तो जितने भी धातुएं होते हैं, ठीक है, जितने भी धातुएं जो होते हैं वो लगभग सभी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सामान्यतः जितनी भी धातुएं होते हैं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे सीसा, लेड और जो मरकरी होता है, ये दोनों कुचालक होते हैं। याद रहेगा कौन कौन सा? सीसा और जो लेड, सॉरी सीसा और पारा, ये दोनों जो है कुचालक होते हैं। इसी तरह जो अधातुएं होते हैं उनमें विद्युत का चालन नहीं होता, मतलब विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। परंतु एग्जाम्पल एक्सेप्शन के तौर पे याद रख सकते हैं ग्रेफाइट ये कार्बन का बना होता है। कार्बन का एक धातु है, परंतु इससे क्या होता है? ऊष्मा का चालन होता है। आपको इतना चीज याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं। जैसे अभी मैं आगे बताऊंगा एक स्लाइड के आगे कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ठीक है, आयरन आ जाएगा, मर्क्यूरी आ जाएगा, ये सब हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं। और ऊपर में अगर जाएंगे तो आपको सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, ये सब ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होता है ये अपने रिएक्टिविटी सीरीज में अपने से ऊपर के जितने भी धातु होते हैं उनके साथ या उनके ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, या उनके अम्लों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। ठीक है, तत्व ऊपर नीचे तत्व बोल सकती है। तो क्या हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, मतलब सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, या साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी धातु होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी धातु होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है ना, समझ में आना? जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात कर लूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये, या फिर मात्र सोडियम ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए सोडियम ले लिया, और साथ में मैं इसका रिएक्शन एक अम्ल के साथ कराता हूँ, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो सोडियम और एक क्लोरीन का रिएक्शन होकर सोडियम क्लोराइड नमक बनेगा, और ये जो हाइड्रोजन है रिलीज हो जाएगा बाहर। ठीक है, मतलब ये जो इसके ऊपर के जो धातु था वो क्या किया, किसी अम्ल से रिएक्शन करके क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस दिया, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। मतलब कोई धातु है उनके परमाणु क्या बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मकता शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होते हैं, क्योंकि धातुएं जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो क्या बनाएंगे, धन आयन, ऋण आयन, उदासीन, या क्या बनाएंगे? तो भाई ये तो क्वेश्चन से क्लियर है कि ये धन आयन बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयन, धन आयन को इंग्लिश में इसको कैटायन भी कहते हैं, केटायन। और जो ऋण आयन होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एन आयन कहते हैं, एन आयन। ठीक है ना, तो जितने भी धातुएं होते हैं, देखो जो धातुएं होते हैं ना, धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
डोनेट करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो भी डोनेट करेगा वो धनी होगा, ठीक है, जो धन आयन बना सकता है, ठीक है। तो जितने भी धातुएं होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और धन आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इसको बांटते हैं तो 2, 8 और 1, ये लास्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसी को डोनेट कर सकता है, इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ एक धन आयन बनाता है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है 2+ आयन बनाता है, कैल्शियम भी 2+ आयन बनाता है, ये एल्यूमिनियम 3+ आयन बनाता है। समझ में आ रहा है, ये तरह के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसी तरह जो अधातु होते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जो लेगा वो ऋणी होगा, इसलिए जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को शो करते हैं। जैसे क्लोरीन का होता है 17 को अगर बांटोगे तो 2, 8, 7, ये 7 को 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो क्लोरीन होता है ये ऐसे क्लोरीन -1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए जो अधातु होते हैं क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता शो करते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे अगर एक बात करूं, जैसे कि अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करूं, ठीक है, धन आयन जो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मकता शो करते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे जो सीजियम होता है, ये सीजियम सबसे ज़्यादा मतलब सीजियम जो है, जैसे सीजियम के बाद अगर देखेंगे तो रुबिडियम Rb, ठीक है, और आगे देखना है तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये जो क्षारीय मृदा धातु थे ना, ये सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक होते हैं। इससे पहले भी अगर सबसे ज़्यादा कोई पूछेंगे तो इससे पहले ले लीजिएगा फ्रांसियम, ठीक है ना, फ्रांसियम, ये सब पहला कॉलम जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पहला कॉलम से ये सब लिया गया, ठीक है। तो सबसे कम किसका, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, और सबसे कम लिथियम। इस तरह अगर विद्युत ऋणात्मकता की ओर जाएंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक जो बनाता है फ्लोरीन होता है, ठीक है, याद रहेगा। और भी अगर देखें तो ऑक्सीजन भी क्योंकि अधातु है तो विद्युत ऋणात्मकता ही शो करेगा, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन को आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, ठीक है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि उभयधर्मी होते हैं कि उदासीन, कौन सा होते हैं, ठीक है। तो जो धातु होते हैं, धातु के ऑक्साइड अपना नेचर में उनकी प्रकृति देखा तो क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो ये वाला ये तीनों गलत हो जाएगा। अब क्षारीय क्यों भाई, देखिए जो धातु होते हैं ना, जब भी जल के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे मैं ले लेता हूँ सोडियम को अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट कराऊँ तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि ये क्या है, एक क्षार है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि दो, या फिर धातु के ऑक्साइड बोला ना, ठीक है, NaO ले लेता हूँ, Na2 ले लिया, इसको लिया और साथ में ले लिया मैं H2O, ये दोनों का रिएक्शन कराया तो बन गया NaOH, जो कि एक क्षार है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या समझे कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं पानी के साथ रिएक्ट करके क्षार बनाते हैं, इसीलिए जो धातु के ऑक्साइड का नेचर प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होता है। परंतु जो अधातु होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या, अम्ल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमको पता है कि फैक्ट्री वगैरह से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। तो ये जब उड़ के ऊपर जाता है तो ऊपर में जल वाष्प या पानी के जो बूंद होते हैं उनके साथ रिएक्शन कराता है और H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल या फिर साथ ही साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों तरह का अम्ल बनाते हैं। मतलब अधातुओं के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, इसलिए अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति का होते हैं। उम्मीद है इतना चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 के बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सा विधि प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये भी कई बार से यहाँ से पूछा जाता है। देखिए ये तो क्वेश्चन से आप बना सकते हैं, जैसे कि अगर कोई चुंबकीय अशुद्धि है, ठीक है, कोई चुंबकीय अशुद्धि है तो चुंबकीय अशुद्धियों को चुंबक के माध्यम से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कुछ और है, जैसे इसमें लोहे का या चुंबक का लोहे का एक चूर्ण, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं और इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण धातु है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चुंबक को यहाँ पे अगर घुमाएंगे ना तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और वहाँ से पृथक कर लेंगे, इसलिए हम चुंबकीय पृथक्करण मेथड इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और जो हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से चुनने की क्रिया जो आसानी से देखा जा सकता है, तो जो साइज में थोड़ा बड़े हैं उनको हम हाथ से चुन के हम निकाल देंगे, तो हैंड पिकिंग उसके लिए यूज करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग तब करते हैं जब दो तरह का हमारे पास मान लो मिश्रण है, जिसमें दो तत्वों का या दो तरह का मिश्रण हमारे पास है, तो एक भारी है और दूसरा जो हल्का है, ठीक है। तो जब भारी और हल्का वाले को एक साथ गिराएंगे या उसके ऊपर पानी का प्रवाह कराया जाएगा, तो जो भारी वाला है, तो एक्चुअली ये सब एक बड़ा टॉपिक है तो उसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं उतने समझाऊं। अगर मान लो दोनों के मिश्रण को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, अब जोर से मैं यहाँ से पानी का प्रवाह करूँ तो जो हल्का वाला है वो तो यहाँ से बह जाएगा और जो भारी वाला चीज़ है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे आके यहीं पर तली में बैठ जाएंगे, जिसको हम गुरुत्वीय पृथक्करण कहते हैं। एक होता है फेन प्लावन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन का मेथड जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड का जो ओर होते हैं ना, सल्फाइड ओर या सल्फाइड गैस, सल्फाइड के अयस्कों के लिए ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें एक टब ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इसमें हम ये जो सल्फाइड अयस्क उसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है, और जोर से इधर से, और एक तो घुमाने के लिए रहता है, झाग की तरह बनेगा, ठीक है। तो जो हल्का जो सल्फाइड अयस्क रहते हैं वो हल्के होते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है। जो इसमें मिश्रण है दो तरह का, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक, दो तरह के हमारे पास और प्रेजेंट रहेंगे,
ठीक है। तो जब इसमें हम एक चीड़ वगैरह का, चीड़ का तेल यहाँ पे डालते हैं, डालने के बाद यहाँ पे जोर से घुमाया जाता है, घुमाने के बाद झाग बनता है। तो जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो रहता है ना, हाइड्रोफोबिक, वो ये झाग के साथ वो बाहर निकल आते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक वाला है वो इसके अंदर ही बना रहता है, इसको फिर हम सेपरेट करके हटा देते हैं। तो ये जो सल्फाइड अयस्क रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ याद रखना है कि फेन प्लावन विधि या फिर सल्फाइड और का उपयोग फ्लोटेशन या फेन प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग को हिंदी में कहते हैं भर्जन। एक होता है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन को कहते हैं निस्तापन। तो एक्चुअली क्या है, ये सब ना रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, शुद्धिकरण। जब कोई और है उसमें कोई अशुद्धि है तो उसको शुद्ध करने के लिए सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या कि रोस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, ठीक है, जो सांद्रित अयस्क होता है, उसको हम हवा के प्रेजेंट में, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एयर के प्रेजेंस में, हवा के उपस्थिति में उसको हम गर्म करते हैं। मेल्टिंग मतलब पिघलने से पहले तक, बिफोर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक इसको, जो हमारा जो अयस्क रहेगा, ठीक है, उस अयस्क को हवा के उपस्थिति में पिघलने से पहले तक गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, इसका अयस्क बन जाता है, मतलब ऑक्साइड बन जाता है। एग्जांपल के लिए अगर देखना है तो इसमें भी जो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग में भी सल्फाइड अयस्क का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड का एक सांद्रित अयस्क है, इसमें सल्फाइड है। इस सल्फाइड से अगर सल्फेट को हटा दिया जाए और ऑक्सीजन बना दिया जाए तो ऑक्सीजन को आसानी से आसानी से हटाया जा सकता है। तो इस जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन या फिर एयर के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने से यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो हम इसको पिघलने से पहले तक गर्म करते हैं ताकि ये सल्फर जो निकल जाए और जिंक ऑक्साइड बन जाए। इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, क्योंकि रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन या फिर हवा की उपस्थिति में कराएं। इसी तरह जो कैल्सिनेशन होता है ना, ये हवा की अनुपस्थिति में कराया जाता है। उसको भी एग्जाम्पल देखते हैं कैल्सिनेशन का। जैसे एक है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हवा का मैं तो ऑक्सीजन में नहीं जुड़ा, जब इसको गर्म किया जाएगा ना, तो गर्म करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। तो देखिए ये भी ऑक्साइड बना। मतलब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मतलब भर्जन और निस्तापन किसी भी धातु का ऑक्साइड बनाने की एक प्रक्रिया है। समझ में आ रहा ना। तो जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग में हम ऐसे सल्फाइड अयस्क का हम रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। और अगर जो कार्बोनेट हो गया या फिर जो हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, जैसे मैं लिखता हूँ NaOH या MgOH होल ट्वाइस यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब ऐसे लिख देता हूँ कि जो कैल्सिन होता है ना, वो हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बोनेट हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क का क्या किया जाएगा, कैल्सिनेशन किया जाएगा। कैल्सिनेशन में हमने क्या बताया कि हवा की अनुपस्थिति में। अब इसमें देखिए, इसमें तो हवा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, फिर अगर मैं कार्बोनेट लूंगा तो उसमें भी ऑक्सीजन, तो जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी रहेगा उसमें हम हवा क्यों देंगे, तो उसको हम निस्तापन की विधि से करेंगे। लेकिन देखिए जिंक सल्फाइड था, इसमें हवा नहीं था, तो हम हवा की उपस्थिति में इसको हम गर्म कर दिए। लेकिन दोनों केस में पिघलने से पहले तक का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा नहीं तो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो अभी मैं बताया था, हाथ चुनकर नहीं, निच्छालन विधि द्वारा नहीं, निस्तापन द्वारा नहीं, निस्तापन के द्वारा भी सांद्रण किया जाता है, ठीक है। निस्तापन के द्वारा मतलब कैल्सिनेशन के द्वारा किसका, सल्फाइड अयस्क का किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हमको फेन प्लावन विधि लेना है, ठीक है ना। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, क्योंकि वो सांद्रण, निस्तापन जो है सांद्रण के बाद का प्रोसेस है, ठीक है, आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है। इसका यूज किया जाएगा ऑक्साइड बनाने में, जो कॉन्सेंट्रेटेड या फिर सांद्रित अयस्क होगा ना, उसका ऑक्साइड बनाने में इसका कैल्सिनेशन का प्रयोग होगा। हालांकि ये सल्फाइड का ही होता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सल्फाइड का ही निस्तापन करेंगे, ठीक है। नहीं गलत बोल दिया क्या, जो ये गलत, ये निस्तापन नहीं, ठीक है। हाँ ये ऑक्साइड बनाने का मेथड है, लेकिन सल्फाइड अयस्क का नहीं। जो रोस्टिंग करेंगे वो सल्फाइड के लिए होगा, निस्तापन किसके लिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, फेन प्लावन विधि। बस फेन प्लावन विधि से ही सल्फाइडों का किया जाएगा। अगर यहाँ पे भर्जन भी रहता ना, भर्जन या रोस्टिंग रहता ऑप्शन में, तो भी हम उसको मार सकते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सल्फाइड अयस्कों का ही इसमें कॉन्सेंट्रेशन या फिर किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो भर्जन के माध्यम से सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। कैल्सिनेशन या निस्तापन में भी इसमें कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फेन प्लावन विधि होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पित्तल, कांसा, क्या, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है मैग्नीशियम। मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि मैग्नीशियम जो होता है, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, ये दोनों का मिश्र धातु है। इसमें क्योंकि एल्यूमिनियम का मिश्र धातु क्यों करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम इसमें 95% रहता है और जो 5% बच जाता है वो मैग्नीशियम होता है, इसलिए एल्यूमिनियम का मिश्र धातु मैग्नीशियम को कहा जाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर के बारे में हम पीछे देख लिए थे कि किसका किसका अयस्क रहता है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या था, याद है क्या, कॉपर, जिंक, निकिल, ठीक है, ये सब होता है। बट एग्जाम में पूछा गया था क्या इसमें सिल्वर प्रेजेंट होता है, तो नहीं, इसमें सिल्वर नहीं प्रेजेंट होता है, कॉपर, जिंक और निकिल उपस्थित रहता है। उसी तरह पीतल में गए, पीतल को हमने क्या बोला था, क्या बोलते हैं इसको, ब्रास कहते हैं, ब्रास यानी पित्तल। इसमें क्या क्या रहता है, कॉपर और जिंक। पिताजी से याद कराया था, तांबा और जिंक। कांसा को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। तो ब्रॉन्ज में, कांसा में क्या क्या रहता है, कॉपर और टीन हो जाता है इसके साथ, ठीक है। इसमें कॉपर और जिंक और इसमें कॉपर और टीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? किससे कॉपर को निकाला जाता है? कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये सब के सब जो अयस्क हैं वो कॉपर के हैं, जैसे कॉपर ग्लास, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लास कहा जाता है, ये कॉपर पायराइट हो गया और ये क्यूप्राइट हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है कॉपर को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो आंसर है उसका कॉपर पायराइट। ठीक है, कॉपर पायराइट से सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अगर कॉपर के कुछ और भी अयस्कों का नाम देखना है तो आप यहाँ से लग सकते हैं मैलेकाइट, मैं पीछे बताया था मैलेकाइट। इसके बाद एक होता है एज्यूराइट, और होता है कैल्कोसाइट। ये सब पीछे उसका कंपोजिशन के साथ भी मैं बताया था ना, कैल्कोसाइट। ठीक है, ये सब के सब क्या है? कॉपर के ही अयस्क होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए जो अधातु होते हैं ना, उन अधातुओं के बाह्यतम शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, जैसे कार्बन का होता है 12। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है उसका 12 होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो ये 2 और 4। ठीक है, कार्बन के बाद अगर एल्यूमिनियम का देखेंगे, एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम तो धातु हो जाएगा, हम यहाँ पे अधातु की बात कर रहे हैं। और जैसे क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन हो गया क्या? 17। इसको अगर बातेंगे तो 2, 8, 7। ठीक है, मतलब जो अधातुएं होती है ना, वहाँ उनका शुरुआत बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की शुरुआत 4 से लेकर 7 तक जाता है। समझा ना, मतलब 4, 5, 6, 7, 8 वाले को हम 0 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे होते हैं, परंतु ऐसे सभी तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब धातु होते हैं। तो आप यहाँ से भी धातु अधातु पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना, और बीच में कुछ उपधातु भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना याद रखते हैं, जो धातु है उनके बाह्यतम शेल में 1, 2, 3 और अधातुओं के बाह्यतम शेल में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साधारण गंधक, ठीक है, सल्फर, गंधक को हिंदी में, इंग्लिश में सल्फर कहते हैं। ठीक है, तो साधारण गंधक होता है, उसका आणविक रूप में पाया जाता है, मतलब अणु के रूप में कैसे पाया जाता है? जैसे अगर मैं अणु परमाणु क्या होता है वो देख ले, जैसे ऑक्सीजन बस ओ लिखूँ तो ये एक परमाणु है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा O2 लिख दूँ तो ये क्या है? एक अणु हो गया। ठीक है, ये परमाणु के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी तत्व, वो अणु के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, याद रखना है। तो इस तरह जो गंधक है, गंधक सल्फर तो एस होता है, तो एस ये परमाणु हो गया। ठीक है, लेकिन ये अणु के रूप में कैसे प्रेजेंट होगा? तो S8 के फॉर्म में ये उपस्थित रहता है। आपको इतना चीज पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बढ़ते हैं। फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस का फिर से आणविक सूत्र क्या है? तो फॉस्फोरस का परमाणुिक सूत्र अगर देखेंगे तो P होता है, लेकिन जब अणु के रूप में होता है, उपस्थित होता है, तो इसका आंसर P4 होगा। P4 के रूप में ये प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। ठीक है, तो फॉस्फोरस में अगर जाएंगे तो 2-3 तरह का फॉस्फोरस है। तो व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है, व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, इसका यूज ना उर्वरक वगैरह में किया जाता है, पेस्टिसाइड वगैरह में किया जाता है। ठीक है, और जो रेड फॉस्फोरस होता है, एक रेड फॉस्फोरस वाला तो हमको पता है, जो दिया सलाई माचिस वाला होता है। ठीक है, माचिस में जो सामने ये रेड कलर का जो ये लगा होता है ना, यहाँ तिल्ली, वो क्या होता है? रेड फॉस्फोरस का होता है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसमें? ठीक है ना, तो इसमें बताइए क्या होगा इसका। उम्मीद है आप इसका टिक करते जा रहे होंगे, आपको खुद पता चल रहा होगा कि किसका आंसर क्या होगा। तो सारे क्वेश्चन का आंसर तो आप बता पा रहे होंगे, लेकिन मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुलेगा? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा शायद ए। ठीक है, इसका आंसर है अम्लराज। ठीक है, अम्लराज मतलब इसको अम्लों का राजा नहीं कहते। देखिए, अम्लों का राजा अलग होता है। ठीक, अम्लराज और अम्लों का राजा में थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। ठीक है, तो अम्लों का राजा अगर आपसे पूछेगा तो आपको मानना है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लों का राजा कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा अम्ल है जो लगभग सभी के साथ रिएक्ट करता है आसानी से, और ये अवेलेबल भी होता है, इसलिए हम इसको अम्लों का राजा कहते हैं। लेकिन ये अम्लराज है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्वा रेजिया। ठीक है, इसको कहते हैं एक्वा रेजिया। इसको शाही जल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, शाही जल। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली अम्ल अगर पूछेगा तो कौन है? ये सर्वाधिक शक्तिशाली अम्ल है। सर्वाधिक शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? अम्लराज। अब देखिए अम्लराज होता क्या है? तो जो अम्लराज है बेसिकली इसमें 2 अलग अलग अम्लों का मिश्रण है, जैसे एक सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं अच्छे से? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रण जो होता है वो कहलाता है अम्लराज। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का अनुपात, ये 3:1 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, 3:1 के फॉर्म में। कई बार से एग्जाम में भूल जाते हैं कि ये 3 होगा कि ये 3 होगा। तो देखिए 1, 2, 3, इसमें 3 ही तो है ना अल्फाबेट, इसलिए इसका 3 लेना और इधर वाले को 1 लेना। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को हम अम्लराज कहते हैं। इसके अलावा कुछ और बदल गया तो अम्लराज के रूप में नहीं रह पाएगा, इसी रेशियो में होना चाहिए, तो हम इसको अम्लराज कहते हैं। ठीक है ना, अम्लराज एक ऐसा होता है जिसका यूज धातुओं को गलाने में किया जाता है। ठीक है, किस लिए? धातुओं को गलाने में यूज किया जाता है, धातुओं को गलाने में। जैसे जो सोना होता है, ठीक है, सोना, तो सोना जो है किसी भी दूसरे अगर अम्ल में मिलाओगे तो गलेगा नहीं, प्लेटिनम किसी और में गलेगा नहीं। तो जो गोल्ड होता है सोना, और जो प्लेटिनम होता है Pt, ये दोनों जो है अम्लराज के अंदर ही घुलता है। आपको इतना चीज याद रखना है।
ठीक है, ये दोनों के अंदर ही घुलता है, अम्लराज के अंदर ही। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी देखा था, तो कौन सा, पारा तो नहीं, तांबा, क्योंकि यहाँ पे अधातु की बात किया है, तो पारा तो पहली बात क्या है, धातु है। ठीक है, तांबा भी क्या है, एक धातु है, और एल्यूमिनियम भी क्या है, एक धातु है। तो यहाँ से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु, और एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, पारा है। ठीक है, ये इसमें होता है ठीक है, ये धातु जो है, पारा जो है वो द्रव रूप में रहता है। ठीक है, इतना याद रहेगा ना। चलिए, जो पारा जो होता है, पारा का जो अयस्क होता है वो HGS होता है। ठीक है, HGS सीना पारा, इससे पारा का निष्कर्षण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु, क्या कहते हैं, इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। इसका सही आंसर जो है सोल्डर। ठीक है, सोल्डर के बारे में पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं, तार को जोड़ने के लिए शोल्डर का यूज करते हैं ऐसे। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो जो सीसा और टीन होता है, जैसे सीसा को बोलते हैं PB और टीन का होता है SN, इन दोनों का मिश्रण क्या होता है, सोल्डर कहलाता है। ठीक है, सोल्डर का यूज किया जाता है पतली पतली चादरों को जोड़ने के लिए या फिर तार को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। एक और आपने सुना होगा फ्यूज तार, फ्यूज तार या फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूज वायर वगैरह का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है उसके पीछे लगाया जाता है कि जब उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा तो टूट के हमारे डिवाइस को सेफ बचा के रखेगा, तो वहाँ पे फ्यूज तार का यूज किया जाता है। तो फ्यूज तार भी एक तरह का मिश्र धातु ही होता है। ठीक है ना, मिश्र धातु होता है। ये ऐसा मिश्र धातु होता है जिसका, इसका जो प्रतिरोध की बात करोगे ना, प्रतिरोध, या फिर इसको हिंदी में इंग्लिश में रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्यूज तार ऐसा होता है जिसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उच्च होता है, हाई होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक इसको कह लो, गलनांक क्या होता है इसका, निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, कैसा, प्रतिरोध हाई और जो मेल्टिंग पॉइंट वो कम होता है। तो जो फ्यूज तार होता है ना, ये फ्यूज तार भी टीन और सीसा से मिलकर बना होता है, मतलब PB और टीन दोनों तरह से मिलकर। इन दोनों का रेशियो अलग अलग हो सकता है, ये दोनों का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, बस जो दोनों में तत्व पाए जाते हैं वो सेम ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी स्टील के बारे में हमने देखा ही पीछे, और गन मेटल के बारे में तो देखा ही। ठीक है, इसका आंसर हो गया शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित इसमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर, पारा, तांबा, ये हो गया मरकरी या पारा, या फिर चांदी या सोना, इसमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है। तो देखिए, मैं आगे बोला था ना कि हम आगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे। ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, या सक्रियता श्रेणी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें देखना है कि जो ऊपर वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो सबसे नीचे वाले वो लिस्ट रिएक्टिव, सबसे कम, और बीच वाले जो है मॉडरेट वाले। ठीक है, ये थोड़ा बीच में इनकी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो सबसे कम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, सोना, उसके बाद चांदी, इसके बाद मरकरी, इसके बाद कॉपर, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, उसके बाद सबसे, उस पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सीक्वेंस में कई बार से पूछ देता है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे नीचे वालों को दिया है कि इन चारों में, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, इन सब में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर। ठीक, सॉरी कॉपर नहीं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील ना, हाँ ठीक है, ठीक, कॉपर होगा। ठीक है, ये कॉपर जो है इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, गोल्ड। अगर यहाँ पे इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आपको दे दे तो सबसे पहले कॉपर आएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका मर्क्यूरी, मरकरी के बाद आपका सिल्वर Ag, और लास्ट में आ जाएगा गोल्ड। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में। और एक चीज़ और बताया था कि हाइड्रोजन के, देखिए एक चीज़ और, हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले जो अभिक्रिया वाले हैं ना, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, बट नीचे वाले जो है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट जनरली नहीं करते। ठीक है ना, समझ आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 25 इज कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, सबसे ज़्यादा ज्वलनशील कौन है, यहाँ पे हमको ये बताना है। ठीक है, बताना है कि लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या फिर पैलिस्टिक गंधक, इसमें से कौन ऐसा जो है वो सबसे अधिक ज्वलनशील है, आपको बताना है। ठीक है, बता पाएंगे कि नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये व्हाइट फास्फोरस, सफेद फास्फोरस जो होता है सबसे अधिक ज्वलनशील होता है। सफेद फास्फोरस का यूज मैं अभी बताया था कहाँ कहाँ, ये जो उर्वरक वगैरह होता है, फर्टिलाइजर के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, और अगर देखना है तो जो क्लीनिंग कंपाउंड होते हैं ना, जो कोई कहीं कहीं पे सफाई करने के लिए यूज होता है, क्लीनिक कंपाउंड, ठीक है, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है श्वेत फास्फोरस का। और जो रेड फास्फोरस है ये वाला, ठीक है, रेड फास्फोरस का भी यूज़ फर्टिलाइजर के अंदर होता है। साथ ही साथ पेस्टिसाइड वगैरह बनते हैं, कीटनाशक वगैरह, पेस्टिसाइड्स, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो देखो अंडा जब जलता है ना, तो अंडा के जलने के बाद जो अलग सा स्मेल आता है ना, वो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, तो इसमें सल्फर रहता है, वो स्मेल कर रहा होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जो लहसुन का जो ऐसा एक अलग ही तरह का उसका जो क्या बोलते हैं सुगंध होता है, वो सल्फर की उपस्थिति के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है,
इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मतलब विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है, मतलब विद्युत अपघटन के माध्यम से हमको धातुओं को शुद्ध करना, परिष्करण का मतलब शुद्ध करना, ठीक है। तो जब शुद्ध करने के लिए जब उसमें एनोड और कैथोड का प्रयोग किया जाता है तो अशुद्ध धातु को कहाँ पर रखा जाता है, ये पूछा है। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है, मैं फटाफट बताता हूँ। जैसे एक हमारे पास मान लेते हैं जार है, इसमें एनोड और कैथोड दोनों चीज़ लगाया जाता है, ठीक है, एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों चीज़ लगाया जाता है। तो ये वाला जो है हमारा अशुद्ध धातु है, ये एनोड है, पहले मैं लिखता हूँ, ये एनोड है, और जो पतला वाला स्ट्रिप है ये कैथोड है, ठीक है। ये कैथोड जो है नेगेटिव होता है और एनोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो अशुद्ध धातु रहेगा, अशुद्ध धातु को कहाँ पे, एनोड के ऊपर रखा जाता है, ये अशुद्ध वाला इम्प्योर अशुद्ध धातुओं को कहाँ रखा जाता है, एनोड पे। और जो शुद्ध धातु है, जो शुद्ध धातु होता है उसका एक पतला सा स्ट्रिप को ये कैथोड के स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। तो जब ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फिर बाद में जब पास करते हैं, ठीक है, जब पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसमें, तो देखिए यहाँ पे जो शुद्ध धातु होगा, ठीक है, जो धातु होगा वो इसमें पिघल, इसमें एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट भी भरा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। तो यहाँ पे जो शुद्ध धातु होता है वो इसमें पिघलने लगता है, ठीक है, शुद्ध धातु यहाँ से पिघलेगा और बाद में क्योंकि ये शुद्ध धातु का बना हुआ है तो इसके ऊपर जाके वो जमा होते जाएगा और धीरे धीरे ये पतला होते जाएगा और ये मोटा होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा शुद्ध धातुओं का एक रॉड बन जाएगा और जो अशुद्धियाँ रहेगी वो नीचे जाके यहाँ पे जमा हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो क्या बोले इसमें कि जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होगा जिसमें अशुद्ध धातुओं को कहाँ, एनोड पर, और शुद्ध धातु को कैथोड के ऊपर यहाँ पे पतली से लगा दिया जाता है। इस चीज़ को आपको, तो इसका अशुद्ध धातु को कहाँ पे रखे भाई, हम एनोड के ऊपर रख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। क्या इतना आपको याद रहेगा, रखना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न किसमें से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आपको ये वाला चीज अगर याद है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर है, कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम इसके भी ऊपर है, सोडियम इसके भी ऊपर और पोटेशियम सबसे ऊपर है। मतलब सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन हो गया भाई, सबसे अधिक भी पूछा है तो सोडियम और पोटेशियम हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सीक्वेंस में अगर अरेंज करें तो सबसे अधिक पोटेशियम, उसके बाद आ जाएगा सोडियम, उसके बाद कैल्शियम और इसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। ये सीक्वेंस है, ठीक है, अधिक की से। और सब ये तो बाकी तो मैं इसके बारे में बताया ही, तो आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया प्राकृतिक रबर के साथ निम्न में से क्या मिलाया जाता है। देखिए तो वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्राकृतिक नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर जो होता है ना वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन, ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे याद रखिए जो नेचुरल रबर वगैरह जो होता है ना, जो पेड़ से निकलते हैं, ठीक है, रबर का पेड़ होता है, तो वहाँ से जो नेचुरल रबर बनता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, ये मजबूत ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें क्या किया जाता है, जो सल्फर होता है, सल्फर या गंधक, साधारण वाला गंधक, नॉर्मल या फिर जनरल जो सल्फर होता है उसका वहाँ पे मिला दिया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए साधारण गंधक को मिलाने की प्रोसेस को ही हम वल्कनाइजेशन या फिर वल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो मैं पहले ही बताया, तो कितना, सॉरी 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सोना होता है, सोना पहली बात एक धातु है, और जब धातु है तो इसके अंदर दोनों अघातवर्धनीयता भी आएगा, अघातवर्धनीयता, या फिर इसी को लिए थे क्या, मैलिएबिलिटी, और दूसरा इसकी गुण भी है तो डक्टिलिटी भी होगा, तन्यता, ठीक है, तन्यता मतलब डक्टिलिटी, ठीक है। तो जब हम इसको तार के रूप में खींचना शुरू करेंगे तन्यता वाले गुण से, तो ऐसे लंबा, तो जो 1 ग्राम का सोना होगा उससे 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो बता चुका कि धातु द्रव के रूप में पाया जाता है, और द्रव रूप में पाया जाने वाला और धातु कौन सा था, तो वो ब्रोमीन था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क के माध्यम से किया जाता है। जितने भी धातु होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होते हैं, जो आप रिएक्टिविटी सीरीज से आप देख सकते थे, जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो वातावरण में क्या शुद्ध रूप में पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाता, वो अशुद्ध रूप में पाया जाता है। वो किसी न किसी तत्व के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बना के रखें, तो उसी को हम अयस्क या फिर पहले मिनरल कहते हैं, मिनरल को अयस्क में बदला जाता है। तो ये उनका अयस्क है, एल्यूमिनियम के सब अयस्क है। तो व्यावसायिक रूप से मतलब ज़्यादातर व्यावसायिक मतलब जब अधिक मात्रा में निकालना होता है तो इनसे किसके माध्यम से निकाला जाता है, किसके निष्कर्षण के बाद ये एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम तो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, किससे निकाला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है, बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में, ठीक है ना। Al2O3 और ये कोरंडम Al2 या फिर स्मॉल लेटर का L होगा, ठीक है ना। क्रायोलाइट में भी देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है, लेकिन जो क्रायोलाइट है इस सबसे ज़्यादा जो सुटेबल अयस्क होता है सोडियम का होता है। सोडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है, क्रायोलाइट से किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप सोडियम के बारे में देखें तो सोडियम कुछ और अयस्क का नाम देख सकते हैं, जैसे होता है चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, फॉर्मूला याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको हम चिली सॉल्ट पेपर कहते हैं, ठीक है। एक होता है बोरेक्स, सुना होगा आपने बोरेक्स, इसका तो कैरम पाउडर वगैरह खेलने में या फिर मेडिकल वगैरह में यूज़ किया जाता है बोरेक्स का। इसमें भी सोडियम, ये भी सोडियम का ही है, उसका फॉर्मूला Na2B4O710H2, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर कुछ सोडियम का अगर कुछ अयस्क देखना मान लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम का, सोडियम का ये हो गया, ठीक है। पोटेशियम का
ठीक है। पोटेशियम के कुछ ऐसे देखना है तो देखिए, एक होता है सिल्विन, ये सबको नोट डाउन करना है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। सिल्विन किसका? सोडियम का अयस्क है, पोटेशियम का अयस्क है, ठीक है। सिल्विन पोटेशियम का अयस्क है। जो पोटेशियम क्लोराइड होता है ना, KCl, इसको हम सिल्विन भी कहते हैं। इसके बाद एक सोनाइट होता है, सोनाइट, ठीक है, सोनाइट। तो ये किसका अयस्क होता है भाई? ये भी पोटेशियम का, इसका फॉर्मूला K2SO4, पोटेशियम सल्फेट को ही सोनाइट कहते हैं। एक और याद रख लीजिए, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट किसका अयस्क है भाई? तो पोटेशियम का अयस्क है, ठीक है। और कैल्शियम की अगर बात करोगे, कैल्शियम का अयस्क कौन कौन सा? तो आप सुना होगा जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला याद है क्या? CaSO4 2H2O। एक होता है लाइमस्टोन चूना पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और होता है एक देखेंगे तो फ्लोर स्पार, फ्लोर स्पार, इसको कहते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, CF2। इतना चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और आयरन का तो हमको बताया था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, ये सब के सब होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी लोहे का निष्कर्षण किया जाता है ना, जब भी किसी भी धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो वहाँ पे कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है, कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। उन बाई प्रोडक्ट को हम धातुमल कहते हैं, ठीक है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? उसको हम धातुमल कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे तो मतलब जब भी देखिए, क्योंकि कोई भी अगर धातु को निष्कर्षित किया जाता है तो उसको पहले मेल्ट किया जाता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, स्मेल्टिंग, गलाना उसको, ठीक है। तो गलाते समय जब उसको गलाया जाता है तो धातु से कुछ अलग होकर कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम धातुमल कहते हैं। धातुमल को इंग्लिश में कहते हैं स्लैग, ठीक है, इसको हम धातुमल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे कि जब तांबा और सीसा को, जैसे जब तांबा का निष्कर्षण जब किया जाएगा, या जब सीसा, तांबा और सीसा, इन सब का जब निष्कर्षण किया जाता है ना, तो जब ये गलते हैं तो गलने के बाद एक स्लैग के रूप में कुछ लोहा और सिलिका निकलते हैं, ठीक है। इन दोनों के जब मेल्ट किया जाता है तो जो स्लैग निकलता है, ठीक है, वो लोहा प्लस सिलिका, ठीक है, ये निकलता है। तो ये लोहा और सिलिका क्या हुआ यहाँ पे? स्लैग की तरह। इसी तरह जब लोहा का निष्कर्षण करते हैं ना, तो चूना पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट, ये कैल्शियम सिलिकेट है CaSiO4, ये जो है स्लैग के रूप में निकलता है, धातुमल के रूप में निकलता है लोहे के निष्कर्षण के समय में, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बताया कि तांबा और सीसा का जब निष्कर्षण किया जाएगा ना, तो लोहा और सिलिका, ये दोनों जो है धातुमल के रूप में निकलेगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसी तत्व के गुणधर्म को दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, ठीक है। मतलब कोई अगर तत्व है तो अगर वो तत्व एक से अधिक रूप में अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? अपर रूप, समावयता, समरूपता, उभयधर्मिता, क्या? तो इसका सही आंसर क्या है आपको पता है क्या? अपर रूपता, ठीक है, अपर रूपता। इसको कहते हैं एलोट्रोप्स, ठीक है, क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? तो एलोट्रोप्स ऐसे तत्व होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ही समझ रहे हैं, जैसे कार्बन, ठीक है, ये कार्बन जो है कोयला के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट जानते हैं, जो पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का होता है, ठीक है, हीरा के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। मतलब अगर रासायनिक रूप से देखेंगे तो तीनों कार्बन का ही बना हुआ है कि नहीं, लेकिन भौतिक गुण इनका अलग है, समझा ना। तो जैसे कि हीरा सबसे दुनिया का सबसे सर्वोत्तम कठोर है, कोयला तो क्षणभंगुर है, ये ग्रेफाइट तो क्षणभंगुर है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब एक ही तत्व है जिसका अलग अलग रूप है, इसीलिए हम उसको अपर रूपता कहते हैं। जो रासायनिक रूप से समान सेम होता है बट जो भौतिक रूप से अलग अलग गुण प्रदर्शित करता है उसको हम एलोट्रोप कहते हैं। तो कार्बन के दो अपर रूप याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है ना। जैसे और भी ऐसी तरह देखें तो एक होता है आइसोटोप, इसको कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक आइसोटोप, ठीक है। तो आइसोटोप क्या होता है? ये कोई तत्व होता है ना, ये तत्वों का आइसोटोप होता है। ये भी जैसे भी एलोट्रोप हो गया। तो किसी तत्व का अगर परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु संख्या क्या बोल रहा हूँ? समान, ठीक है, परमाणु संख्या समान, लेकिन परमाणु भार, एटॉमिक मास अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग, तो हम उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3, ये 1H1, 1H2 और 1H3, ये 3, 1 2 3, ये 3 समस्थानिक किसका हो गया? हाइड्रोजन का। जो पहला है इसको हम प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक है, इसको डी से डिनोट करते हैं। और तीसरे वाले को कहते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों क्या हो गया? हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गया। वैसे कार्बन का देखिए, तो कार्बन C12 होता है, C13 होता है, ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, सॉरी अपर रूप नहीं, आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, ठीक है, C12 C13। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, जैसे एक चीज और याद रखें, जो इसका जो ड्यूटीरियम वाला पार्ट है ना, उससे भारी जल बनाया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला अगर पूछे तो D2O, ठीक है, हैवी वाटर, D2O। इसका यूज उसमें रिएक्टर वगैरह, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में यूज किया जाता है सबका, ठीक है। तो ये अलग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, धातुओं की प्रकृति होती है। धातु कैसी प्रकृति होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या क्या? जिससे पहले भी मैं बता चुकी कि धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तो जो दाता होगा वो धनी होगा, ठीक है ना, इसलिए विद्युत धनात्मक होंगे। और जो अधातु होंगे कैसे होंगे? विद्युत ऋणात्मक होंगे, अधातु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? हमको ये बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लोहा और इस्पात को, इस्पात यानी स्टील ना,
लोहा मतलब आयरन, इन दोनों को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का, ठीक है, जस्ता या फिर जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रोसेस को जस्तीकरण भी कहते हैं, यशद लेपन भी कहते हैं, याद रखिएगा। जस्तीकरण एक हो गया, यशद लेपन, ये दोनों प्रोसेस क्या है, जिंक का लेयरिंग करने के लिए, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी तांबा चांदी सोना के बारे में तो उधर पीछे कुछ हम देखे ही थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए मतलब इसमें से किसका यूज करेंगे, विरंजक चूर्ण का, जिप्सम का, चूना पत्थर का, किसका, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, ठीक है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये होता है। तो जब इसको गर्म करते हैं ना, गर्म करने के बाद तो ये टूट जाता है, क्योंकि ये पानी है तो पानी का कुछ मात्रा तो अलग निकलेगा ही, तो ये टूटता है कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 और हाफ H2O में। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि 2 अणु था, 2 अणु में क्या बोलते हैं, आधा तो निकल गया यहाँ पे, अब बच गया कितना, 1.5, ठीक है। तो बच गया 1.5, ये 1.5 अणु जो है पानी का वो सेपरेट हो जाता है। तो ये वाला पार्ट जो बनता है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे मूर्ति वगैरह बनाने में यूज करते होंगे, आपने सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले, या फिर जब किसी का हाथ टूट जाता है तो उसके ऊपर जो पट्टी लगाते हैं मोटा वाला, ठीक है, जो व्हाइट कलर का दिखता है, उठा के रखते हैं हाथ, वो POP होता है। POP में फिर से वापस जब पानी बनाएंगे, इसमें पानी मिक्स करेंगे, इसमें इतना वाला पानी को वापस जब इसमें मिक्स करेंगे ना, तो ये कैल्शियम सल्फेट ये वाला बन जाएगा जिप्सम, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब को मूर्ति बनाने में, हड्डी टूटता है तो उसको जोड़ने में, ये सब में यूज़ किया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2 वाला और 2H2 वाला जिप्सम कहलाता है। यहीं पे जो विरंजक चूर्ण होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। जो पार्लर वगैरह में ब्लीच यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे भी ये वाला उसमें पाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको पानी वगैरह को शुद्ध करने में यूज़ किया जाता है, कुआं वगैरह में पानी में पाउडर फॉर्म में डालते हैं, विरंजक चूर्ण होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। चूना पत्थर तो जानते हैं, चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कच्चा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एक कच्चा चूना है, मतलब इसको आप जैसे कि बोरियत लेके आते हैं तो जिसमें पाउडर के फॉर्म में जो चूना प्रेजेंट रहता है वो कच्चा चूना होता है। जब इसमें पानी मिला देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये बुझा हुआ है, ये इसको अनबुझा चूना भी कहते हैं, इसको क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, अनबुझा हुआ चूना। जब पानी डाल दिए इसमें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, इसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। वापस एक रिएक्टिविटी सीरीज से आगे, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है, हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इसके क्रम में सही है, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम की ओर हमको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा इनमें कौन सा है, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, यही सही है। तो सबसे ऊपर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद आयरन, मतलब ये वाला हमारा सही है। बाकी इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और देखें तो आप इसको मतलब याद रखना ये वाला। कल के एग्जाम जो टेस्ट होने वाला मंडे को, उस टेस्ट में भी यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज से कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक्वारेजिया, जिसको रॉयल जल कहते हैं, शाही जल कहते हैं, कि किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। तो अभी मैं पीछे ही बता चुका था, इसका सही आंसर क्या है, 3:1 इस रेशियो में, ठीक है। HCl और HNO3, ये 3 रेशियो में और 1 रेशियो में, इस रेशियो में ये होते हैं, ठीक है ना। इसका यूज़ कहाँ हुआ था, सोना और प्लेटिनम को मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए यूज़ करते हैं एक्वारेजिया को, ठीक है। इसको एक्वारेजिया को स्टोर किस में करते हैं भाई, तो आयरन के कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि ये नहीं गलत बोल दिया, वो तो ठीक है, इतना याद रखिएगा कि इसको रखा जाता है। हाँ आया इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, ठीक है। धातु की जो सतह होती है कैसी होती है, चमकदार, खुरदुरी, काला। तो पीछे जो गुण हम पढ़ रहे थे वहाँ में देखे थे कि चमकदार होती है, धातुओं की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, अधातुओं की नहीं होती। लेकिन अधातुओं में हमने एक एक्सेप्शन देखा था, धातुओं की सतह तो चमकदार नहीं होती, परंतु आयोडीन, ठीक है, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो अभी बताया था तन्यता, डक्टिलिटी। एग्जाम्पल भी बताया था कि 1 ग्राम अगर सोना है तो उससे कितना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, तो ये कहलाता है, तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, और पतली चादर के रूप में बनाना क्या कहलाएगा, आघातवर्धनीयता, ये भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे धातु होते हैं, धातु को पीटने पर ही क्या जो घंटी वगैरह बनाते हैं, बेल वगैरह, किसका, धातु को बनाते हैं, धातु का थोड़ी बनाते हैं। तो जो उनकी साउंड उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, तन्यता नहीं, आघातवर्धनीयता नहीं, इनमें से कोई नहीं, ध्वनिक कहते हैं इसको, या सोनोरस साउंड कहते हैं, सोनोरस, ठीक है। ये चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी, सबसे ज़्यादा किसको खींचा जा सकता है तार के रूप में, इसका सही आंसर है सोना, ठीक है, सोना को सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। तो ये भी मैं पहले बता चुका, क्या है इसका आंसर, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा है जो अधातु होते हुए भी उसकी सतह चमकीली होती है। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हमको ये बताना है, ऐसा कौन सा पदार्थ है वो जो सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से कठोर है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, हीरा। हीरा दुनिया का सर्वोत्तम कठोरतम पदार्थ है, तत्व नहीं, पदार्थ बोलो, ठीक है। जैसे सबसे भारी धातु, एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मैं पूछता हूँ सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम,
ऑस्मियम, ठीक है। सबसे महंगी धातु अगर पूछे तो सबसे महंगी धातु होती है पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक है ना। अगर पूछो कि सबसे दुर्लभ धातु कौन सी है, सबसे दुर्लभ धातु, ठीक है, तो वो है फ्रांसियम, ठीक है, फ्रांसियम। सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक भी कौन है, यही है, ये सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक भी फ्रांसियम है, और सबसे दुर्लभ भी क्या है, फ्रांसियम ही है। अगर ठीक है, सबसे नरम धातु अगर बोल दो तो ये तो पहले देखो चाकू से काटा जा सकता है। सबसे नरम धातु के अंदर जाओगे तो पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, और फिर लिथियम भी ले सकते हैं, तीनों को, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का मान लो कोई बर्तन है, या कोई मान लो कोई ऐसे प्लेट रखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्योंकि ये खुला रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का लेयर जब इसके ऊपर चढ़ेगा तो इसकी परत, तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसके ऊपर परत तो बन जाएगी, ठीक है ना। परंतु वो एक्चुअली में वो और सुरक्षित हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर जब इसके ऊपर जंग लगे तो जो अंदर का प्योर धातु वो हमारा बचा रहेगा। तो इस पर जानबूझकर भी कई बार से उसके ऊपर और लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, ताकि हमारा जो एल्यूमिनियम का जो धातु है सुरक्षित रहे। तो इसको विद्युत का प्रयोग करके ना, विद्युत धारा का प्रयोग करके इसकी और मोटाई को बढ़ाया जाता है, ठीक है, ऑक्साइड का लेयर चढ़ा के। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एथोडीकरण, नहीं एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण, ठीक है, एनोडीकरण। मतलब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, जो एनोड रहेगा, एनोड के ऊपर इसको हम इसको लटका देंगे, ठीक है, इधर दूसरा रहेगा। जब इसके ऊपर बार बार से जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का एनोडीकरण किया जाता है, ठीक है, एनोड के ऊपर रख के किया जाता है, इसलिए इसको हम एनोडीकरण भी कहते हैं। तो ये था आज का 46 क्वेश्चन। अब हम आगे देखेंगे सबसे कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए कुछ और थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, 10-5। वो सबसे ज़्यादा अभी तक जो पढ़ाया था वो फैक्ट्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो याद होना ही चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। एक छोटा सा वीडियो में अगर सोचे कि 1 घंटा में कंप्लीट कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए 1-1 घंटा के 3-4 वीडियो की आवश्यकता होगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि जहाँ से एग्जाम में कई बार से पूछा गया है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक करके, ठीक है। मैं यहाँ पे आप भी इसको नोट डाउन करते चलेंगे। जैसे आपने क्या सुना है, क्योंकि हम धातु अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला, क्या आप लाफिंग गैस का नाम सुना है? ये सब कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कई बार से आप नहीं जानते होंगे। लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला N2O, ठीक है ना। और अगर कुछ जानना है तो आप जान सकते हैं, जैसे अगर कौन सा ऐसा गैस है जिससे सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आती है, तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे ना सड़ा हुआ अंडा का वो आता है, बदबू आता है, सड़े अंडे की तरह, ठीक है, सड़े अंडे की बदबू आती है। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया था। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है, ठीक है। फिर देखो एक चीज़ और, मैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि कीटाणुओं को मारने में मदद करता है स्टमक के अंदर? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। एक चीज़ और आती है, जैसे सिगरेट का जो धुआं होता है, ठीक है, सिगरेट का जो धुआं, सिगरेट का स्पेलिंग, ठीक है, सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन पाया जाता है, याद रखिएगा, निकोटिन पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया 2008 में। क्वार्ट्ज का नाम सुना है आपने? क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है आपसे पूछ देगा, ठीक है, किसका ये बना हुआ है? तो सोडियम सिलिकेट को क्वार्ट्ज कहते हैं, ठीक है, Na2SiO3, इसको हम क्वार्ट्ज का नाम देते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कि ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस, सूखा बर्फ, तो उसको आप क्या नाम देंगे? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ठोस CO2, उसको हम ड्राई आइस का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कई बार से आपने सुना अश्रु गैस, ठीक है, टीयर गैस, जो भीड़ उड़ को इधर उधर करने के लिए यूज़ करते हैं ना, टीयर गैस, वो उसमें क्या रहता है, ठीक है, तो उसमें अमोनिया का भी यूज़ किया जाता है कई बार से, ठीक है। एक होता है एक्रोलिन और एसिटोफिनॉन, ठीक है, लिखता हूँ एसिटोफिनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन, इन सब का अश्रु गैस की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कौन सी गैस आग बुझाने में मदद करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा जलने में मदद करता है, तो ऑक्सीजन। और कौन सा धीरे धीरे जलने में मदद करता है, तो नाइट्रोजन। अगर वातावरण में नाइट्रोजन 78% ना रहता ना, तो अगर किसी चीज़ को जलाते तो तुरंत से आग पकड़ लेता है। ये नाइट्रोजन उसको धीरे धीरे जलने में मदद करता है, ठीक है। रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया क्या? चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। अगर पूछेगा आपसे कि जल का शुद्धतम रूप क्या है, जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो कहाँ से जो जल मिलेगा शुद्ध मिलेगा, तो वो लिखना वर्षा का जल, ठीक है। ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं, आप इसको बना सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। जर्मेनियम का, अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कंप्यूटर का चिप्स, ट्रांजिस्टर और प्रकाश विद्युत सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार, उतना को आप नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक बार बैक जाके पूछेगा कि कंप्यूटर का जो चिप होता है, कंप्यूटर चिप, या फिर जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं,
ठीक है, उसमें कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? धातु नहीं बोल सकते, उसको उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो किसका? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जर्मेनियम का, ठीक है। कंप्यूटर चिप के अंदर जर्मेनियम का, या फिर सिलिकॉन का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम इन सब का यूज़ किया जाता है। देखिए जो फिटकरी होता है ना, फिटकरी को पोटाश एलम कहते हैं, पोटाश एलम, इसको फिटकरी के रूप में जो जो पार्लर वगैरह में यूज़ करते हैं। ये पानी को साफ करने में मदद करता है। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4, ठीक है। इस टाइप का होता है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। पोटेशियम पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 ऐसे होता है, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछेगा कि जो विद्युत बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उस विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आप क्या मानेंगे? तो एक होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, और दूसरा ऑर्गन। दोनों में से अगर कोई एक दिया तो आप एक मारेंगे, अगर दोनों दिया तो दोनों वाले को मारना होगा, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है कि जो जो कांच के ऊपर तो किसी भी अम्ल से आसानी से लिखा नहीं जा सकता, तो अगर जो कांच के ऊपर जो लिखा जाता है ना, कांच के ऊपर लिखना, ठीक है, कांच के ऊपर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है, HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, फ्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। और जो HCl जो होता है ना, HCl, इसको क्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्यूरेटिक अम्ल के नाम से, ठीक है। जो देखिए एक चीज़ और सुने होंगे कि जो सागरीय खरपतवार, खरपतवार जानते हैं क्या? खरपतवार, इसको वीड्स कहते हैं। जो अनवांटेड, जैसे कि धान वगैरह लगाया तो उसमें जो फालतू जो पौधे उग जाते हैं उसको खरपतवार कहते हैं। वैसे जो सागर के अंदर, समुद्र के अंदर जो खरपतवार होते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं सी वीड्स, ठीक है। उसमें क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? तो आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन का बहुत ही अच्छा ये सोर्स होते हैं सागरीय खरपतवार। आपने एक सुना होगा टिंचर आयोडीन, ठीक है, टीचर है ना, टिंचर आयोडीन। जब कहीं पे कट फट जाता है तो उसकी जगह डेटोल की तरह यूज़ करते हैं। अब डेटोल आता है, पहले टिंचर आयोडीन आता था। तो ये टिंचर आयोडीन में ना आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो नींद लाने वाली दवाएं होती है ना, नींद वाली दवाएं, तो नींद लाने वाली दवाओं के अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। एक चीज़ और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था, लगता है पटवारी 2016 में पूछा गया था या किसी CGPSC में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो वहाँ पे एक विषैली गैस का प्रयोग किया गया था, विषैली गैस। उस गैस का नाम पता है क्या किसी को? कमेंट बॉक्स में बताइए तो, ठीक है। तो उसका नाम था मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन का जीवाणुओं को मारने के भी मदद करता है। तो अश्रु गैस का नाम अभी एक तो बताया था पीछे, अश्रु गैस, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था क्लोरोएसिटोफिनॉन। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, क्लोरोएसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ठीक है। और कुछ बहुत सारा चीज़, ये चैप्टर इतना बड़ा है फिर भी मैं कुछ फैक्ट आपको इंक्लूड करके दे रहा हूँ। जैसे चूहा को मारने के लिए जो दवा होता है, चूहा मारने की जो दवा होती है, उसमें ना सफ़ेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ये P मतलब फास्फोरस, ये व्हाइट सफ़ेद लिख लेना, ठीक है ना। पोटेशियम साइनाइड, KCN, पोटेशियम साइनाइड, और जिंक फॉस्फाइड, इन सब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। माचिस के अंदर तो रेड फास्फोरस का यूज़ करते हैं, मैं तो बताया ही पहले, ठीक है। जो कोयला होता है ना, कोयला को जैव शैल के नाम से भी जाना जाता है, जैव शैल से, ठीक है, जैव शैल, कोयला। देखो ये जो फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस, उसको पानी में स्टोर किया जाता है, याद रखना, फास्फोरस को पानी में स्टोर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हवा में आते ही तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए फास्फोरस को पानी में स्टोर किया जाता है, पानी में रखा जाता है। उसी तरह आपने सुना होगा कि जो सोडियम होता है या फिर पोटेशियम होता है, इनको केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल जो होता है ना, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल। इन सबको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, 2-4 और, इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए एक चीज़ और पूछ सकता है कि जो ओजोन परत होता है, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन परत, उस ओजोन परत को नष्ट करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले गैस कौन कौन से? तो पहला है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, मीथेन गैस CH4, ठीक है, एक नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये सब के सब जो है ओजोन लेयर या ओजोन परत को ये सब नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस क्लोरोफ्लोरो का जो एक अणु होता है ना, एक अणु, वो लगभग 1,00,000, मतलब जो ओजोन का, ठीक है, ओजोन का 1,00,000 अणुओं को वो विघटित करता है, खत्म करता है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि ओजोन का जब विघटन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, मतलब 1,00,000 ओजोन के अणुओं को वो विघटित करने का काम कर दिया, ठीक है ना। जैसे जो ब्यूटी पार्लर के जो हेयर को, बाल को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, हेयर सेटिंग के लिए, उसमें क्या यूज़ करते हैं? तो उसमें सल्फर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ सल्फर को हिंदी में कहते हैं गंधक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा इस समस्थानिक किस तत्व का होता है, समस्थानिक के बारे में पहले बताया था, ठीक है, जिसके परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसको समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आइसोटोप किसके हैं? तो याद रखिएगा पोलोनियम का, पोलोनियम का सबसे ज़्यादा आइसोटोप पाए जाते हैं।
देखिए मैं बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक था 1H1 था, एक था मतलब हाँ 1H2 था, और तीसरा जो था 1H3, इसको हम बोलते थे ट्राइटियम। ये जो ट्राइटियम होता है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो सक्रिय धातु के अंदर आता है ट्राइटियम, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि अंतिम मतलब लास्ट स्थायी तत्व, परमानेंट तत्व कौन सा है, अंतिम स्थायी तत्व, अंतिम स्थायी तत्व पूछेगा तो होता है सीसा। क्या होता है, सीसा। देखिए ऐसे जैसे कि जब वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन वगैरह होता है, तो एक तत्व जो है दूसरे तत्व के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम 235, तो इसका जब विघटन होगा तो बाद में लास्ट में टूटते टूटते अंतिम रूप से क्या बचता है, सीसा बचता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो सीसा होता है अंतिम रूप से स्थायी तत्व होता है, ठीक है ना। जैसे जब किसी को गोली लग जाता है, तो गोली लगने के बाद जो शरीर में किसकी वजह से जहर फैलता है, तो सीसा की वजह से, लेड की वजह से जहर फैलता है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु, कठोर पदार्थ नहीं पूछ रहा हूँ इस बार में, कठोर धातु, कठोर पदार्थ हो ही रहा है, बट कठोर अगर धातु पूछेगा तो है प्लेटिनम। जैसे ठीक है, इस प्लेटिनम का वो भी गलाने के लिए भी एक्वारिजिया का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम फेंका गया था, ठीक है ना, 5 अगस्त और 7 अगस्त को, तो वहाँ पे जो बम बनाया गया था परमाणु बम, उसमें प्लेटिनम का यूज़ किया गया था, प्लूटोनियम, ठीक है ना। कौन सा, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था, ठीक है ना। क्या इतना समझ में आया आपको। जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और वाष्प गैस भरा जाता है, ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का, ठीक है, मरकरी और आर्गन का गैस भरा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और याद रख लीजिए कि जो मतदान करते समय जो इंक लगाया जाता है ना नाखून के ऊपर, वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। जो नाखून वगैरह पेंट कर देते हैं ना, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। एक चीज़ आता है कृत्रिम वर्षा, ठीक है, चलो बता ही देते हैं। कृत्रिम वर्षा, ये लास्ट, ये जो स्लाइड भर जाने के बाद वीडियो को खत्म कर देंगे। कृत्रिम वर्षा, ठीक है, कृत्रिम वर्षा मतलब बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। और जो फोटोग्राफी में आपसे पूछेगा कि किसका यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, AgBr, और इसको AgI लिख सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। एक तो बताया था कि रोल्ड गोल्ड, ठीक है, रोल्ड गोल्ड जो नकली सोना की तरह, इसको झूठा सोना कहते हैं, इसको कह सकते हो, या फिर रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम सोना, झूठा सोना नहीं, कृत्रिम सोना, जो सोने की तरह चमकदार होता है, उसका ज्वेलरी वगैरह बनाया जाएगा। तो इसमें क्या था, मैं पहले ही बताया था, तो इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम होता है, कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10%। एक झूठा सोना होता है, ठीक है, झूठा सोना, झूठा सोना को कहते हैं आयरन पायराइट, FeS2, ठीक है, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, ठीक है, ठीक है। तो जो कृत्रिम वर्षा हमने क्या देखा था कि ये कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, और भी दूसरे तरीके से भी किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना, नमक, और जो सूखा बर्फ होता है, ड्राई आइस, ठोस वाला CO2, इन दोनों का यूज़ करके भी कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। अच्छा, पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम। सबसे भारी ओस्मियम, सबसे हल्की लिथियम, ठीक है। जो वायुयान है ना, उसका निर्माण करने के लिए पैलेडियम धातु का यूज़ किया, तो मैं पहले बता दिया था, ठीक है ना। टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक धातु के रूप में जाना जाता है, स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक रूप में, ठीक है। अब मैं कुछ बता देता हूँ जो आपको वहाँ से पढ़ लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मिश्र धातु वाला जो टेबल होगा, याद कर लीजिएगा, मिश्र धातु एलॉय, ठीक है, कि किसका किसका मिला के क्या बनाया जाता है, तो आपको वहाँ से एक बार पढ़ लेना चाहिए। और अयस्क का जो होता है वो एक बार पढ़ लेना है, अयस्क, ठीक है, और अयस्क के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद जो रसायन का नाम लिखना है, जैसे कि कई बार से आपसे ऐसा पूछा था कि जो डेली यूज़ के जो चीज़ होता है उसका केमिकल नाम क्या होता है, जैसे नमक का NaCl, ठीक है, वो देख लेना, पता करना, मतलब ये सब कॉमन चीज़। जैसे बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, चूना होता है CaO, बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस। ये सारा चीज़ जैसे कई बार से पूछ देता है एग्जाम में, तो यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ से मैच करने के भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, वीडियो मजा आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आपने जितना भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है, आउट ऑफ 46 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका कितना सही हुआ, ठीक है। देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका सही हुआ। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिले